नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ये मैं आपकी सलाह प्रोग्राम का 13वां पार्ट बना रहा हूं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके देख सकती हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे उन लोगों ने अपना बचाव किया। तो इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। आपकी सलाह प्रोग्राम में ये जो मैं आज की आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है। और इस स्टोरी में हस्बैंड हमें बता रहा है कि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर 498A का झूठा मुकदमा कर दिया था। उस मुकदमे में पति के ऊपर पत्नी ने विभिन्न आरोप लगाए थे। वो आरोप झूठे थे और गंदे किस्म के थे। इसके बाद इससे पति की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई और मानहानि हुई। उसके बाद पति ने सोचा कि वो भी अब पत्नी के ऊपर मानहानि का केस करेगा, क्योंकि पत्नी ने जितने भी एलिगेशंस लगाए थे वो सारे झूठे थे और इसकी वजह से पति की मानहानि हुई थी। उसके बाद कोर्ट में जाके पति ने मानहानि का केस कर दिया और उसके बाद कोर्ट ने पति के मानहानि केस को खारिज कर दिया। तो पति वही चीज़ हमें बता रहा है कि पति के मानहानि केस को कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया। और पति ये भी बता रहा है कि आप कब मानहानि का केस कर सकते हैं कि आपका केस को कोर्ट खारिज नहीं करेगा। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब पूरा मामला जान लेते हैं। और हस्बैंड ने जो भी हमें स्टोरी लिख के भेजी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं अपनी स्टोरी में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ने मुझ पे 498A का झूठा मुकदमा कर दिया था, जिसमें मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर बहुत सारे झूठे और गंदे आरोप लगाए थे, जिससे मेरी काफ़ी ज़्यादा मानहानि हुई। और इस कारण से मैंने भी पत्नी पर मेरा मानहानि करने के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन कोर्ट ने मेरा केस खारिज कर दिया। आखिर उसने अपने केस में मुझ पे इतने सारे झूठे आरोप लगाए थे, इसके बावजूद भी कोर्ट ने मेरा केस क्यों खारिज कर दिया? क्या मेरी गलती थी? और यदि आप लोग भी पत्नी पे मानहानि का केस करने वाले हैं तो कभी भी मेरी जैसी गलती आप लोग भी मत करिएगा। मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को यही सीख देना चाहता हूँ। मेरी शादी 2018 में हुई थी। मेरी पत्नी 1 साल तक मेरे साथ रही, फिर मायके जाके मुझ पे 498A का केस दर्ज करा दी। इन सब केसों में मेरी पत्नी ने बहुत सारी बातें झूठी लिखवाई, जैसे कि मैं नशा करता हूँ, मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर है, मैं अननेचुरल फिजिकल रिलेशन बनाता हूँ, उसे मारता पीटता हूँ। ऐसी ही अन्य बहुत सारी बातें उसने झूठी लिखवा दी और मेरा इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई, क्योंकि अगर किसी की भी पत्नी ऐसे झूठे आरोप लगाती है तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है और यह चीज़ लाजमी है। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं भी अब यह सोच लिया कि मेरी मानहानि हुई है और पत्नी के ऊपर मैं भी मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा। फिर मैं कोर्ट में गया और वहाँ पे एक एडवोकेट से मिला और पत्नी के केसों की जो सर्टिफाइड कॉपी थी उसे मैंने निकलवा के पत्नी के ऊपर मानहानि का कंप्लेंट केस कर दिया, जिसमें पहले मेरा 200 CRPC का बयान होना था और मेरे 2 गवाहों का 202 CRPC का बयान होता। उसके बाद पत्नी को कोर्ट की तरफ से नोटिस जाता। तो सबसे पहले मेरा 200 CRPC का बयान हुआ। मैंने भी लिखवाया कि मेरी पत्नी ने मेरी प्रति काफ़ी ज़्यादा झूठी बातें लिखवाई है अपने केस में, और सारी बातें जो जो भी झूठी थी मैंने वो सब लिखवा दिया और इससे मेरी बहुत ज़्यादा मानहानि हुई है, ये सारी बातें लिखवा दी। फिर मेरे 2 गवाहों ने भी यही बयान दिया कि ना मैं नशा करता हूँ, ना ही ऐसा किसी प्रकार का कोई काम करता हूँ जैसा मेरी पत्नी ने लिखवाया है। उसने सारी बातें झूठी लिखवाई हैं और इस वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है और मानहानि हुई है। यही बातें गवाहों ने भी लिखवा दी। ये सब प्रक्रिया हो जाने के बाद अब बारी था कि पत्नी को तलबी नोटिस का। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि अब पत्नी पे केस हो गया है, अब उसे मैं सज़ा दिलवा कर रहूँगा। लेकिन जज साहब ने पत्नी की तलबी नहीं की, बल्कि मेरे केस को खारिज कर दिया और पत्नी पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं बना। जब मैंने यह बात जानी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। पत्नी ने मेरी इतनी मानहानि की तो भी कोर्ट ने उसे नोटिस क्यों
क्यों नहीं किया और मेरा केस खारिज क्यों कर दिया। बहुत से लोगों से मैंने पूछा लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। फिर मैंने YouTube पे आदित्य सर की एक वीडियो देखी। यही आदित्य सर जिनकी वीडियो आप अभी देख रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और फिर मैंने आदित्य सर से बात किया और अपनी यह समस्या उन्हें बताई। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी मेरी पत्नी ने जो भी मुझ पे आरोप लगाए हैं वह कोर्ट के समक्ष लगाए हैं। और कोर्ट इसीलिए है कि वहाँ कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाता है और फिर अपने आरोपों को सिद्ध करता है। अगर जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो सिद्ध कर देता है अपने आरोप, तो जिसके खिलाफ आरोप लग रहा है उसे सजा हो जाती है। और नहीं सिद्ध कर पाता है तो जिसके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है वो बरी हो जाता है। यानी अभी आपका मामला जो है, आपकी पत्नी ने जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं वो कोर्ट में लगाए हैं और अभी यह पेंडिंग है। यानी अभी तो आपकी पत्नी ने कोर्ट में आरोप लगाए हैं और अभी यह बात सिद्ध नहीं हुई है कि वो जो आरोप लगा रही है वो सत्य है या झूठ है। हो सकता है वो सारी बातें सच हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। क्या सही है क्या गलत है अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। जैसा होगा कोर्ट वैसा फैसला सुनाएगा। अभी जो मेरा केस है वो पेंडिंग है कोर्ट में। फिर बताइए आपकी कैसे मानहानि हुई। मानहानि तो तब न होगी जब पत्नी आप पे जो भी आरोप लगा रही है वो सिद्ध मत कर पाए और आप केस से बरी हो जाए। अभी केस आपका पेंडिंग है, जो भी उसने आरोप पे लगाए हैं वो पेंडिंग है। अभी ये सत्यता नहीं पता चली है कि वो सत्य है या झूठ है। तो अभी यह चीज मानहानि नहीं हुई। मतलब कि आपकी मानहानि तब होगी जब पत्नी जो भी आरोप लगा रही है वो सिद्ध मत कर पाए और आप बरी हो जाए। जब तक कोर्ट में यह केस पेंडिंग है तब तक यह मानहानि नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट इसीलिए है कि क्या सही है और क्या गलत है उसका पता लगाए। यह किसी प्रकार की कोई मानहानि नहीं हुई। आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हैं और इसी वजह से मेरा मानहानि का केस खारिज हो गया, क्योंकि आपकी पत्नी ने अभी आपका मानहानि नहीं किया है। केस खत्म होने के बाद जैसा फैसला आएगा उसके हिसाब से समझा जाएगा कि मानहानि हुई है कि नहीं हुई है। तब मुझे यह बात समझ आई कि पत्नी ने कोर्ट में जो भी आरोप लगाए हैं वह जब सिद्ध नहीं हो पाएगा तब यह मानहानि के अंतर्गत आएगा और तब मानहानि का केस किया जा सकता है। यानी जब मैं उन केसों से बरी हो जाऊंगा तब मानहानि का केस कर सकता हूं। जब तक केस पेंडिंग है तब तक मैं मानहानि का केस नहीं कर सकता हूं। अगर करता भी हूं तो मेरा केस इसी प्रकार से खारिज हो जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक सीख देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी पत्नी के ऊपर मेरे जैसा मानहानि का केस करने का सोच रहे हैं तो जब तक आपकी पत्नी के केस से आप बरी ना हो जाएं तब तक मानहानि का केस मत करें। अगर आपका केस पेंडिंग है और आप मानहानि का केस करते हैं तो आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपका पैसा, समय और मेहनत बर्बाद होगा। कोर्ट आपके केस को मेरे ही जैसा खारिज कर देगा और आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। केस से बरी होने के बाद आप मानहानि करने की सोचें। तो यहाँ पे एक हस्बैंड ने अपनी स्टोरी लिख के भेजी थी और बताया था कि पत्नी ने इतने सारे झूठे और गंदे आरोप लगाए थे उसके ऊपर, इससे उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। और इसके बाद पति की जब मानहानि हुई तो वो जाके कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उसके केस को इस वजह से खारिज कर दिया कि अभी जो केस था वो पेंडिंग था और जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक यह मानहानि नहीं मानी जाएगी। कोर्ट में जब सिद्ध हो जाएगा कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है वो झूठे हैं तब जाके ये मानहानि हो सकती है। जब तक केस पेंडिंग है तब तक ये मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या भरोसा है कि हो सकता है वो चीज़ें सही भी हो, क्या भरोसा है हो सकता है वो चीज़ें गलत भी हो। इस कारण से अभी इस पे मानहानि नहीं की जा सकती है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर ऐसे झूठे किस्म के आरोप और गंदे आरोप लगाए हैं जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई है और आप भी मानहानि का केस करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, अभी आप मत कीजिए। जब तक आप केस से बरी नहीं हो जाते तब तक आप मानहानि का केस मत करिए। अगर आप करते भी हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब आपका केस खत्म हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगा, आप बरी हो जाएंगे, तब आप मानहानि का केस करने की सोचिए।
वैसे पत्नी ने कितने भी झूठे किस्म के आरोप लगाए हैं और जब तक केस पेंडिंग है तब तक इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मानहानि का केस आप लोग तभी करिए जब आपका केस समाप्त हो जाए और आप बरी हो जाएं। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहती हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।